ही है। तो इस पर आपके क्या विचार हैं? क्या हमें उस इंडिया शब्द को अपना लेना चाहिए या दोनों ही हमारे लिए बेहतर है? देखिए, मैं फिर कहूँगा कि मुद्दों को ना अलग करके समझना पड़ेगा। पहली बात, ये विवाद इस समय क्यों उठा, इसके पीछे राजनीतिक कारण है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। मेरी अपनी समझ ये है कि दो तरह से मुद्दे को देखने, पहली बात ये उठा क्यों, और दूसरी बात सही क्या है, गलत क्या है। ये उठा क्यों, इसके पीछे राजनीतिक पृष्ठभूमि पूरा देश जानता है, आप भी जानती है, मैं भी जानता हूं। पर कोई मुद्दा राजनीतिक वजह से उठा इसलिए मुद्दा ही गलत है, ऐसा नहीं होता है। राजनीति कई बार गलत काम करती है, कई बार सही काम कर देती है, और जनता के दबाव में अगर सही काम हो ही जाए, राजनीतिक वजह से ही हो, तो भी क्या बुरा है। अब आते हैं इस सवाल पर कि भारत और इंडिया में से क्या सही है। संविधान सभा में इस पर खूब बहस हुई थी। यह हमारे संविधान का अनुच्छेद 1 है और उसमें लिखा हुआ है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि उस समय डिबेट थी कि भारत का नाम भारत रखें या इंडिया रखें। कुछ लोगों ने आर्यव्रत भी कहा, आर्यव्रत कहा, कुछ ने हिंदुस्तान कहा, सब नाम चले। अंत में सहमति बनी कि नहीं, भारत और इंडिया ही ठीक है। नेहरू जी ने खुल के तो नहीं, पर नेहरू जी के पर्सपेक्टिव से जो बात वहां पर ज्यादा आई वो ये थी कि हमारे संविधान के बनने की प्रक्रिया में जो बहुत सारे एक्ट थे जो अंग्रेजों ने बनाए थे, जैसे इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 का है, 1935 का एक्ट था, उन सब में इंडिया का इस्तेमाल था। उस समय के भारत की तरफ से जो समझौते अंतर्राष्ट्रीय थे उन सब में इंडिया नाम था। पश्चिम की दुनिया हमें इंडिया के नाम से जानती थी, अमेरिका हो, फ्रांस हो, कोई भी हो, सब इंडिया जानते थे। नेहरू जी का मिजाज जो था वो ये भी था कि हमें ग्लोबल पर्सपेक्टिव में चीजों को देखना है, पूरी दुनिया से संवाद करना है, क्योंकि उनकी रुचि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों में ज्यादा थी, बहुत ज्यादा थी। मेरे ख्याल से इन सब वजहों से तय हुआ कि हम अपना नाम इंडिया रखेंगे, पर इंडिया के बराबर महत्व भारत का भी रहेगा। तो लिखा गया इंडिया दैट इज भारत, इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ होगा। 4 दिन पहले की बात है, मैं हॉलैंड में एक टैक्सी में बैठा हुआ था। इंटरेस्टिंग बात सोच के देखिए, टैक्सी का ड्राइवर मोरक्को का रहने वाला था। उसको जैसे ही पता लगा मैं भारत से हूं, उसने मुझसे यही सवाल पूछा। उसने कहा कि यू आर फ्रॉम इंडिया? मैंने कहा यस। वी आर लिस्टिंग टू ए डिबेट इंडिया और भारत, व्हाट डू यू थिंक? मैं बड़ा चकित कि ये मोरक्को का आदमी हॉलैंड में रहता है, इसके मन में ये सवाल आ रहा है। तो मैंने कहा कि ये तो राजनीतिक कारणों से हुआ है, लेकिन बात अपने आप में सही है। मैंने कहा जैसे बॉम्बे मुंबई हुआ, मुझे खुशी हुई, क्योंकि मुंबई की आबादी के लिए मुंबई में जो मजा है वो बॉम्बे में नहीं है। बॉम्बे तो अंग्रेजों ने नाम दिया था। कोलकाता को कैलकाटा अंग्रेजों ने किया, तो बंगाल के लोगों ने कोलकाता कर दिया उसको। दिल्ली को दिल्ली के लोगों ने दिल्ली कर दिया, दिल्ली ही बना के रखा हुआ है, DILLI, ये होना चाहिए। काहे का दिल्ली भाई, हम क्यों दिल्ली बोलेंगे दिल्ली को? ये सारे तर्क अगर सही हैं, अगर बर्मा का नाम म्यांमार होना सही है क्योंकि उनकी जनता की आवाज तो म्यांमार में है, बर्मा में नहीं है। श्रीलंका और सीलोन की डिबेट में वो अपने आप को सीलोन ना मानना चाहे, श्रीलंका मानना चाहें, क्योंकि उनकी भाषा श्रीलंका बोलती है। तो मेरे मन में सवाल बड़ा साफ आता है कि भारत इंडिया क्यों होना चाहिए। मैं फिर स्पष्ट कर दूं, मैं सरकार के पक्ष में नहीं बोल रहा हूं, मुझे उनसे रत्ती भर मतलब नहीं, मैं एक विचार की बात कर रहा हूं। और मैं जब संविधान पढ़ाया करता था, अनुच्छेद 1 पढ़ाते हुए मैं हमेशा बोलता था कि मुझे चुभन होती है ये पढ़ते हुए कि इंडिया दैट इज भारत। दोनों ही लिखने थे तो भारत दैट इज इंडिया कर देते। अगर दोनों ही लिखने थे, ठीक है, दोनों रखें, क्या दिक्कत है। इंटरेस्टिंग बात इसके बाद है, मोरक्को के उस ड्राइवर ने उसके बाद पता क्या कहा, हिंदी में अगर बताऊं, बोले अच्छा अच्छा ये मामला है, अब समझ में आया। फिर बोले कि बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, हमारा नाम मोरक्को पड़ गया फ्रेंच लोगों की वजह से। मोरक्को के लोग मोरक्को को मगरिब बोलते हैं। और जब मैं सऊदी अरबिया गया, सऊदी अरब के लोगों ने मुझसे पूछा कहां से आए हो, मैंने कहा मोरक्को। उन्होंने इस भाव से देखा कि मैं पागल हूं, बोले नहीं, मगरिब से आए हो। अगर मगरिब की आबादी खुद को मगरिब कह के खुश है, तो उसे फ्रेंच लोगों की वजह से मोरक्को क्यों कहा जाए। इंडिया शब्द वेस्ट ने दिया और बुरे भाव से दिया। उनकी नजर में इंडियन होने का मतलब है बहुत पिछड़ा हुआ होना, रेड इंडियंस, वेस्ट इंडियंस। तो आज ये क्यों हुआ, मैं समझता हूं कि राजनीतिक निहितार्थ है और उस राजनीति में मेरी रुचि जरा सी भी नहीं है। लेकिन ये आज हो या कभी भी हो, मैं इस पक्ष में हूं कि देश का नाम देश की भाषा में होना चाहिए, और देश की भाषा भारत के पक्ष में है। आप इंडिया भी रख लीजिए, इंडिया दैट इज भारत के बदले भारत दैट इज इंडिया मेरी पहली पसंद होगी। मुझे इंडिया से दिक्कत नहीं है, पर भारत मेरी पहली मोहब्बत है। नमस्ते सर, मेरा नाम अदिति सिंह है और मैं हिंदी ऑनर्स की छात्रा हूँ। मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर आपको भारत का एजुकेशन मिनिस्टर बनने का अवसर मिले तो आप हिंदी को लेकर कौन से नए बदलाव करना चाहेंगे या कौन सी नई पॉलिसीज़ को इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे? पहली बात तो ऐसा होगा नहीं, है ना, कोई मुझे क्यों बनाएगा।
लेकिन अगर मैं इस हाइपोथेटिकल सिचुएशन में चला ही जाऊं कि मैं भारत का शिक्षा मंत्री बन जाऊं, इसमें एक समस्या ये है कि भारत में शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची का मतलब है कि केंद्र सरकार के पास शक्तियां सीमित हैं, राज्यों की अपनी शक्तियां हैं। तो सबसे पहली बात, मैं राज्यों पर थोपूंगा कुछ भी नहीं, मैं सारे राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के साथ संवाद करूंगा। मैं उन सबको प्रेरित करूंगा, समझाऊंगा। मैं उनसे कहूंगा कि तमिलनाडु में मेडिकल साइंस तमिल में होनी चाहिए, कर्नाटक में कन्नड़ में होनी चाहिए, हिंदी क्षेत्र में हिंदी में होनी चाहिए, हिंदी में नहीं इंग्लिश में होनी चाहिए, ऐसी कन्नड़ प्लस इंग्लिश में होनी चाहिए, तकनीकी शब्द अंग्रेजी में रहें। और वो शिक्षा सिर्फ मेडिकल साइंस क्यों, इंजीनियरिंग भी, लॉ में भी, जुडिशरी में भी। मैं ये भी चाहूंगा कि भारत के हर एग्जाम में, केंद्र के हर एग्जाम में अंग्रेजी और हिंदी का समान महत्व होना चाहिए। और राज्य स्तरीय हर परीक्षा में उस राज्य की राजभाषाओं का सम्मान होना चाहिए। महाराष्ट्र पीसीएस में मराठी की भूमिका अंग्रेजी से कई गुना ज्यादा होनी ही चाहिए, क्योंकि वहां के एसडीएम को, डीएसपी को मराठी लोगों से बातचीत करनी है। और यदि किसी राज्य में 2-3 राजभाषाएं हैं तो वहां की परीक्षा में उन दोनों तीनों राजभाषाओं की परीक्षा होनी चाहिए, ताकि वो व्यक्ति सेवाओं में आए जो उन भाषाओं को बोल सकता है। कुछ ऐसे प्रयास। और तीसरी बात, अभी हमें शिक्षा पर बजट हम बहुत कंजूसी से खर्च करते हैं। हमारा ज़्यादा बजट सेना पे खर्च होता है और चीज़ों पे होता है। मजबूरी वो भी है, सेना को हम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि सुरक्षित होंगे तो पढ़ेंगे, अगर युद्ध हो गया किताब फेंके तो मारेंगे नहीं, तो हमें ये हथियार चाहिए ही चाहिए, युद्ध तो करना ही पड़ सकता है। पर मैं चाहूँगा कि शिक्षा पर हमारा खर्च बढ़े। एक ऐसी, भाई हिंदी में समस्या क्या होती है, और ये हिंदी के साथ बाकी भारतीय भाषाओं में, आपको हर विषय में अच्छे अध्यापक ही नहीं मिलते हैं। अच्छे अध्यापक क्यों नहीं मिलते हैं? क्योंकि अच्छे कॉलेज ही नहीं है। अच्छे कॉलेज क्यों नहीं है? क्योंकि अच्छे शिक्षक पहले बने ही नहीं थे। अच्छे शिक्षक क्यों नहीं बने थे? क्योंकि उनको पता था कि नौकरी मिलेगी नहीं। अगर नौकरी इंग्लिश में ही मिलेगी तो लोग इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ेंगे। इस बच्चे ने अभी भी कहा कि मैं अंग्रेजी माध्यम में, मुझे हिंदी ज़्यादा समझ में आती है। पर ये अंग्रेजी माध्यम में क्यों है? क्योंकि नौकरी का संकट है, एक मजबूरी है कि नौकरी इंग्लिश में मिलेगी। अगर भारत सरकार ठान ले और राज्यों की सरकारें ठान लें, अपनी अपनी भाषाओं में पढ़ाई लिखाई की संस्कृति को ठीक से विकसित करें। रामविलास शर्मा जी ने कहा था कि हर जिले में एक विश्वविद्यालय होना चाहिए अपनी भाषा में। आंध्र प्रदेश के हर जिले में एक तेलुगु विश्वविद्यालय हो, जो उस जिले की विशेषताओं को केंद्र में रखकर ज्ञान विज्ञान कौशल का विकास करता हो। ये हिंदी पट्टी में होना चाहिए, हर जिले में विश्वविद्यालय हो, छोटा ही हो, एक विश्वविद्यालय हो। उस जिले में खेती कैसे अच्छी हो सकती है, उस जिले में उद्योग कैसे पनपेगा, स्टार्टअप कैसे होगा, उस पर रिसर्च वहां पर हो, वहां की भाषा में हो, वहां के किसान को समझ में आती हो। और देखिए, अनुवाद की दुनिया बड़ी समृद्ध हो चुकी है। आज से 4 साल पहले गूगल ट्रांसलेट करने पे हंसी आती थी। आज क्रिएटिव ट्रांसलेशन छोड़ दीजिए, तथ्यों का अनुवाद मैं तो अक्सर लगभग रोज इस्तेमाल करता हूं। हम जिस संस्था में काम करते हैं दृष्टि में, हमारी राजभाषा हिंदी भी है, अंग्रेजी भी है। और मैं सुनिश्चित करता हूं कि हमारी संस्था में जितने भी नोटिफिकेशन आएंगे पहले हिंदी में आते हैं, फिर अंग्रेजी में आते हैं। मैं खुद बनाता हूं, दोनों भाषाओं में बनाता हूं। पहले हिंदी में, गूगल ट्रांसलेट पे जाता हूं, 1 सेकंड में अनुवाद हो जाता है, फिर उसको चेक करता हूं। आश्चर्य आपको होगा कि पहले 40-50% सही होता था, आजकल 95-97% सही होता है। मुश्किल से 2 साल रुक जाइए, यह मामला 100% का होने वाला है। जिस दिन 100% का हो गया, उस दिन हिंदी वालों का यह बहाना खत्म हो जाएगा कि हिंदी में कंटेंट नहीं है। आपको अंग्रेजी का जो अखबार पढ़ना है, आज से 2 साल बाद पता क्या होगा? आप नेट पे जाएंगे, द हिंदू मान लीजिए पढ़ना है आपको, आप द हिंदू पे जाएंगे, नीचे क्या लिखा होगा, कौन सी भाषा में पढ़ेंगे, सारी भाषाओं के नाम होंगे, यहाँ तक कि स्पेनिश और फ्रेंच भी लिखा होगा। आप हिंदी क्लिक करेंगे, पूरा अखबार हिंदी में आएगा आपके सामने। फिर क्या बहाना बचता है? दुनिया की जो भी किताब पढ़नी है, एक टैबलेट आपके पास होगा या बुक रीडर होगा, दुनिया की जो किताब पढ़नी हो अपनी भाषा में आप पढ़ेंगे, और अनुवाद की समस्या रत्ती भर नहीं होगी। मुश्किल से 5 से 10 साल के बाद ऐसी डिवाइसेस आ जाएंगी, ईयरफोन लगा होगा आपके कान में। आप, जैसे मैं भी जब विदेश में जाता हूँ, जहाँ अंग्रेजी चलती है वहाँ दिक्कत नहीं आती। अब जैसे मान लीजिए मैं ऑशविट्स, एक आपने सुना होगा, जहाँ नाजी अत्याचार हुए थे, मैं 2 दिन पहले पोलैंड में वहीं गया हुआ था। वहाँ हर चीज़ पोलिश भाषा में लिखी हुई थी, कहीं कहीं अंग्रेजी थी। अब समझ में नहीं आ रहा कैसे पढ़ूँ। गूगल ट्रांसलेट पे जाके कैमरा ऑन करना है, लैंग्वेज में आपने कर दिया पॉलिश टू इंग्लिश, आप कैमरा जहाँ जहाँ ले जा रहे हैं पॉलिश इंग्लिश में कन्वर्ट होकर दिख रही है आपको, कोई समस्या ही नहीं है। वो सारी पॉलिश लिखी है, मैं सारा अंग्रेजी में पढ़ रहा हूँ, कहीं कहीं हिंदी में पढ़ रहा हूँ, सब कुछ हो चुका है। मुश्किल से 2-3 साल बाद क्या होगा, ऐसे हेडफोन्स और माइक आ जाएंगे। आप अपने कंप्यूटर से या फोन से कनेक्टेड हैं, एक पॉलिश व्यक्ति या मान लीजिए डच व्यक्ति आपसे बात कर रहा है, नीदरलैंड्स का, उसको केवल डच आती है, मुझे केवल हिंदी आती है। मैंने अपने फ़ोन में डच से हिंदी सेट कर दिया, उसने अपने फ़ोन में हिंदी से डच सेट कर दिया।
वो डच बोल रहा है, मेरे हेडफोन में जो माइक है वो उसको सुन रहा है, कंप्यूटर कनेक्टेड है, फ़ोन कनेक्टेड है, मेरा फ़ोन तुरंत उसको हिंदी में कन्वर्ट करके मुझे हिंदी में सुना रहा है। मैं हिंदी बोल रहा हूँ, उसे डच में सुन रहा है। और ये मैक्सिमम अगले 5 साल का मामला है। 5 साल बाद बेबीलोन की मीनार बन जाएगी। 5 साल बाद आप दुनिया की किसी भी भाषा के साहित्य को, साहित्य में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, ज्ञान विज्ञान की बात कर लेते हैं, किसी भी भाषा के ज्ञान विज्ञान को आसानी से पढ़ सकेंगे। अगर मैं शिक्षा मंत्री बन गया, जो कि मैं नहीं बनूंगा, मैं जानता हूं, क्योंकि लोग क्लिप काट के चलाएंगे कि देखो बनना चाह रहा है ना। अगर ऐसा कभी हुआ तो मैं सुनिश्चित करूंगा भारत के हर विश्वविद्यालय में हर ज्ञान की चीज हर भाषा में उपलब्ध हो। और 20-25 साल लगेंगे, जिस दिन हिंदी, मराठी, तमिल बच्चों को समझ में आ गया कि उनकी भाषाओं में भविष्य है,